शहरोज छोड़ो मुझे, मैं अब थक चुकी हूँ। अरम की बात सुनकर वह कहने लगा, इतनी जल्दी? अभी तो सुबह के 7 बजे हैं और मैं अम्मा से कह चुका था कि शाम 5 बजे से पहले हमारे दरवाजे पर कोई दस्तक न दे। ये सुनकर अरम ने अपना आप बड़ी मुश्किल से शहरोज से छुड़वाया और बिस्तर के लिहाफ को खुद पर लपेटकर वॉशरूम जाने लगी। शहरोज ने कहा, मिसेस शहरोज, मैं अभी तुम्हें नहाने की इजाजत नहीं देता क्योंकि तुम्हारे शहरोज का दिल अभी नहीं भरा। यह कहते हुए वह बिस्तर से खड़ा हुआ और एक झटके से उसके लिहाफ को खींचा था। अरम लिहाफ समेत उसके साथ जा लगी थी। उसे बाजू से पकड़कर उसने बिस्तर पर गिराया। कहने लगा, अभी नहीं, इतनी जल्दी तुम्हारी जान नहीं छोड़ सकता। आखिर वलीमा भी तो पक्का करना है। लेकिन जैसे ही वह उस पर गिरा और 7वीं बार अपनी ख्वाहिश पूरी करने लगा तो उसके होश उड़ गए थे, क्योंकि अरम उखड़ी उखड़ी सांस ले रही थी। यह देखकर शबीर के होश उड़े, क्योंकि यार तुम्हें नहीं पता, मुझे शादी का बहुत शौक है। जब भी मेरी दोनों भाभियां अपने कमरों में जाती हैं और भाई कमरों की कुंडियां लगाते हैं तो मैं बड़ा बेचैन हो जाता हूँ कि कब ये वक्त गुजरेगा और कब मेरी शादी का वक्त करीब आएगा। शहरोज अपने दोस्तों की महफिल में बैठा बड़ी बेबाकी से इस बात का इजहार कर रहा था कि उसे शादी का बहुत शौक है। उसका दोस्त कहने लगा, तौबा है, जिस किस्म का तू है, हमें तो लगता है कि पहली रात तेरी बीवी मर जाएगी। वह हंसने लगा, कहने लगा, तो मर जाए, बस एक बार मैसर तो आए, फिर बेशक मर जाए। उसका दोस्त कहने लगा, जिससे तू शादी करेगा वह तो पछताएगी। शहरोज कहने लगा, जो मेरी बीवी बनेगी पनाह मांगेगी मुझसे। यह सुनकर उसके दोस्त कानों को हाथ लगाने लगे। कहने लगे, देख, हमारा मशवरा ये है कि किसी दुबली पतली लड़की से शादी न कर लेना, किसी ऐसी लड़की से करना जो तुझे भुगत सके। शहरोज कहने लगा, शादी जिससे भी हो उसे मुझे भुगतना तो पड़ेगा। यह कहते हुए उसने अपना बैग कंधे पर लटकाया था। इस वक्त वह कॉलेज की कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। आखिरी साल था, फिर उसने यूनिवर्सिटी जाना था। अभी 3-4 साल थे कि वह अपनी तालीम मुकम्मल करके एक अच्छी नौकरी हासिल करता, फिर जाके कहीं शादी की रात उसकी नसीब में आनी थी। और उसका यह आलम था कि जज्बात उरूज पर थे। वह लड़कपन की उम्र में आया ही था कि बड़े भाई की शादी हो गई। रात को जब बड़े भाई के कमरे का दरवाजा बंद हुआ और कड़क से कुंडी लगी थी तब उसका ध्यान इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन उसके बड़े कजन वही लॉन्ज में बैठे उल्टी सीधी बातें करने लगे कि यार, शादी का भी अपना ही मजा है। यह तो इस वक्त अपनी बीवी के साथ ऐश कर रहा होगा और एक हम हैं कि हमें नींद भी नहीं आ रही। घर उस वक्त इतना बड़ा नहीं था। लॉन्ज में सब लड़कों ने अपने बिस्तर बिछाए हुए थे, लेकिन सबकी आंखें दूल्हा दुल्हन के कमरे की जानिब थीं। कब लाइट बंद हो रही थी, कब जल रही थी। सबकी नजरें ऊपर के रोशनदान से आने वाली जलती लाइट पर थीं। कभी कुछ बातें करते तो कभी कुछ। इनकी बातों में इतनी बेबाकी थी कि शहरोज के भी कान खड़े हो गए। उसके ना चाहते हुए भी दिलचस्पी बढ़ने लगी। इसी बारे में सोचने लगा। फिर लड़कपन में दाखिल हो चुका था। मुखालिफ जिन्स में दिलचस्पी भी बढ़ने लगी। अब उसका ध्यान बंद कुंडी और बंद दरवाजे की तरफ जाने लगा था। कुछ साल बाद दूसरे भाई की भी शादी हो गई। फिर कॉलेज में दाखिला हुआ। ऐसे ही लड़कों से दोस्ती हो गई। ख्वाहिशात बढ़ने लगी थीं। शादी और बंद कमरे के अंदर की कहानी भी आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी थी। अब तो ये हाल था कि जब भी किसी खूबसूरत लड़की को देखता तो आंखों में कुछ एक्स्ट्रा टाइप की मशीन फिट होने लगी थी। उसे इन बेबाक नजरों से देखता कि वह लड़की दोबारा से दुपट्टा दुरुस्त करने पर मजबूर हो जाती थी। बहरहाल कई लड़कियों से वह फोन पर बातें करने लगा। खुश शक्ल था, इसलिए लड़कियों से दोस्ती भी हो गई थी। लेकिन पहली बार जब एक लड़की के साथ डेट पर गया तो वह लड़की काफी घबरा रही थी, क्योंकि पहली बार किसी लड़के से मिलने आई थी। यूं पहली बार तो शहरोज भी गया था, लेकिन बहुत एतमाद से बैठा था।
उसने एक ऐसे रेस्तरां का इंतखाब किया जहां हर टेबल के बाद एक लकड़ी का बोर्ड लगाया गया था ताकि प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो, और हर टेबल के बैरूनी तरफ वेनरेबल न्यू लाइन्स एक पर्दा सा लगा हुआ था। बजाय लड़की के सामने कुर्सी पर बैठने के वो उसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठा था। वो बेहद नर्वस थी। कहने लगी, मैं आज तो तुम्हारे कहने पर आ गई हूँ, लेकिन आइंदा नहीं आऊंगी। मुझे डर लगता है, वह कहने लगा। और डर किस बात का है? बीवी, देखो पहली डेट तो एंजॉय करने दो। उसने पर्दा बराबर कर दिया था। सिर्फ 2 जूस मंगवाए थे और वेटर से कहने लगा कि जब तक मैं ना कहूँ ऑर्डर लेने मत आना। उस लड़की का दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। वो ऐसी नहीं थी। पहली मुलाकात शहरोज से बस स्टॉप पर हुई थी। वह बस स्टॉप पर कॉलेज यूनिफॉर्म में बस का इंतजार कर रही थी और ये बाइक पर बैठा उसे देख रहा था। वहां से नजरों का तबादला हुआ, फिर फोन नंबर का भी हो गया। फोन पर बात करते करते उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर वो लड़की पहली मुलाकात के लिए भी आ चुकी थी। पर्दा आगे था। स्कार्फ उस लड़की ने पहन रखा था। शहरोज कहने लगा कि मुझे तुम्हें देखना है। वह कहने लगी, चेहरा तो मेरा आया है, देखो मैं स्कार्फ नहीं उतारूंगी। लेकिन साथ ही शहरोज के हाथों की गुस्ताखियां शुरू हो चुकी थीं। वो अपने पैर से उसके पैर पर और पैर से पिंडली पर अपना पाँव फेरने लगा। वो लड़की बुरी तरह से नर्वस हो रही थी। फिर अपना हाथ फैलाकर उसके दूसरे कंधे पर रखकर उसे अपने करीब कर गया। वह बुरी तरह से बौखला के रह गई थी। वह हद से तजावुज करने लगा तो कहने लगी कि यह क्या कर रहे हो आप? वह कहने लगा, वो जो डेट पर किया जाता है, सिर्फ तुम्हें खाना खिलाने के लिए तो नहीं लाया हूँ यहाँ पर। उसका बस नहीं चल रहा था। सारी हदें पार करके वह अपने लब उसकी गर्दन पर रख चुका था, जब वो लड़की हड़बड़ा के पीछे हटी और खड़ी हो गई, बल्कि आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। कहने लगी, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। वह कहने लगा, तो क्या हुआ? मोहब्बत में यही सब कुछ तो होता है, तुम क्या समझती हो? डेट का मतलब सिर्फ ये तो नहीं होता कि मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा और तुम चली जाओगी। जितने पैसे खाने में लगेंगे उतने ही अपने वसूल करने का हक भी रखता हूँ। बात कुछ ऐसी थी कि उस लड़की ने शहरोज के मुंह पर थप्पड़ दे मारा और बाहर निकलकर चली गई। शहरोज का पहला तजुर्बा बहुत बुरा गुजरा था। उसे इस लड़की पर बेहद गुस्सा आया था। उस लड़की ने शहरोज का नंबर तक ब्लॉक कर दिया। उसके बाद शहरोज ने कई लड़कियों से दोस्ती की। कुछ ऐसी थीं कि जिन्होंने उसकी इन बेबाकियों पर कोई ऐतराज नहीं किया था, लेकिन बात सिर्फ यहीं तक थी। इससे आगे वो नहीं बढ़ रहा था। अलबत्ता लड़कियों के साथ किस कर लेता था। रेस्तरां में कोने में बैठकर छोटी मोटी गुस्ताखियां भी कर लेता था। वक्त यूं ही गुजरने लगा। तालीमी सिलसिला खत्म हुआ तो उसके वालिद ने उसे अपनी फैक्ट्री में बुलवा लिया था। जैसे 2 बड़े भाई काम करते थे वह भी करने लगा। फिर शादी की जिद उसने पकड़ ली कि अब वह बाकायदा से काम शुरू कर चुका है तो जिंदगी का भी आगाज हो जाना चाहिए। उसकी वालदा ने लड़कियां देखना शुरू कर दी। खाता पीता खानदान था, इसलिए ज्यादा ऐतराज तो किसी को नहीं होना था। एक शादी की तकरीब में ही वह अपनी वालदा के साथ गया था, जब उसने वहां पर उसी लड़की को एक नौजवान के साथ खड़े देखा। काफी फैंसी लिबास में थी, लेकिन उस लड़की की नजर नहीं पड़ी थी। देखकर लग रहा था कि उसके पास खड़ा नौजवान उसका शौहर है। जो कुछ उस लड़की ने इसके साथ किया था वो उसे भूल नहीं सकता था, इसलिए बड़े गुस्से भरी नजरों से उसे देख रहा था। लेकिन उस लड़की की नजर नहीं पड़ी थी। वह अपने शौहर के साथ और बाकी मेहमानों के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी, जब एक 17 साला लड़की उसके पास अपिया अपिया कहते हुए आई थी। फिर कहने लगी, आपको किसी से मिलवाना है। वह लड़की अपनी बहन से कई गुना ज्यादा हसीन थी। उसने भी स्कार्फ पहन रखा था, लेकिन स्कार्फ के अंदर से भी उसके लंबे घने बाल बाहर तक नजर आ रहे थे। मतलब उसके बालों की चोटी उसकी कमर से भी नीचे थी। अपनी बहन से कई गुना ज्यादा हसीन थी। शहरोज तो अपने होश खो बैठा था।
उसे बेखुदी से देखे जा रहा था। चौंका तब जब वह लड़की उसी की छोटी भाभी से बात कर रही थी और उसकी छोटी बहन भी। तभी उसे पता चला कि उस लड़की का नाम आरम है। कुछ सोचकर वो जरे लब मुस्कुराया था और फिर उसने अपनी वालदा को खास तौर पर उस लड़की को दिखाया। कहने लगा, ये कौन है? उसकी वालदा कहने लगी, तुम्हारी भाभी की दूर की कजन है। अच्छी लड़कियां हैं। बड़ी वाली की तो बस अभी चंद महीने पहले ही शादी हुई है। वो कहने लगा, आप मेरा रिश्ता उसकी छोटी बहन से मांग लें। बहुत प्यारी है। उसकी वालदा कहने लगी, वो तो अभी शायद 12वीं जमात में पढ़ती है। वो कहने लगा, तो क्या हुआ? अम्मा प्लीज, मुझे ये लड़की पसंद है। मुझे इसी से शादी करनी है। शहरोज ने तो जैसे जिद पकड़ ली। उसकी छोटी भाभी ने भी आगे रिश्ते की बात की। पहली बार उसकी वालदा जब उन लोगों के घर रिश्ता लेकर गई तो उन्होंने ज्यादा ऐतराज नहीं किया था। बस ये कहा था कि वो मंगनी अभी कर लेंगे, लेकिन रुखसती कुछ देर बाद ही करेंगे जब बच्ची की तालीम मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन शहरोज की जिद थी कि वह मंगनी नहीं करेगा, निकाह करेगा। फैमिली उनकी अच्छी खासी इस्टैब्लिश थी, इसलिए किसी ने भी इनकार नहीं किया। निकाह पर जब पहली बार अरम की बड़ी बहन जुबैदा ने उसे देखा तो उसकी रंगत उड़कर रह गई। लेकिन निकाह का मौका था। कुछ कह नहीं सकती थी, कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसकी वालदा कह रही थी कि बैठो, तुम्हारा होने वाला बहनोई है। बस कुछ ही देर में निकाह शुरू हो जाएगा। वह उसी को देख रहा था। बार बार बदहवासी उस लड़की के चेहरे पर छा रही थी। अपनी माँ के इसरार पर ही वह शहरोज के बराबर में बैठ गई। तभी सबकी नजरों से बचते हुए उसने उसका हाथ पकड़ा था। वो बुरी तरह से चौंकी थी। कहने लगा, देखो, जो कुछ हमारे दरमियान हो चुका उसे भूल जाओ तो बेहतर है। अगर तुमने अपने घरवालों को कुछ भी बताकर मेरे इस रिश्ते में रुकावट डाली तो मैं भी तुम्हारे शौहर को बहुत कुछ बता सकता हूँ और दिखा भी सकता हूँ। तुम्हारा नंबर अभी तक मेरे पास सेव है। तुम्हारी बातें अभी तक मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड हैं। ये सुनकर वह और भी ज्यादा डर गई। कहने लगा, निकाह कुछ देर में हो जाएगा। अभी तुम कुछ नहीं कर सकती। निकाह के बाद कुछ भी उल्टा सीधा करोगी तो तलाक तुम्हारी बहन को हो जाएगी। बदनामी बहुत हो जाएगी। लड़कों का क्या है, उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे और भी लड़कियां मिल जाएंगी। जैसे तुम्हारे बाद मेरी और भी बहुत सी गर्लफ्रेंड्स हैं और थी भी, लेकिन जिंदगी तुम्हारी बहन ही की बर्बाद होगी। तुम्हारी भी हो जाएगी। तुम्हारे शौहर को मैं सब कुछ बता दूंगा और दिखा भी दूंगा। जिस दिन हम लोग होटल में मिले थे मैंने चुपके से तुम्हारी तस्वीरें खींच ली थीं। अपना नंबर दो तो मैं तुम्हें व्हाट्सएप भी कर देता हूँ। वो लड़की बुरी तरह से डर गई। जुबैदा कहने लगी, प्लीज शहरोज, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। वह कहने लगा, तुम पर डिपेंड करता है। तुम अगर चुप रहोगी तो मैं भी चुप रहूंगा। जुबैदा को ठीक ठाक डरा के वह चुप करवा चुका था। वो तो ज्यादा देर वहां रुकी भी नहीं। जैसे ही अरम और शहरोज का निकाह हुआ उसने न कोई रस्म की और न ही कोई बातचीत और न ही मजाक। खाना भी ठीक से नहीं खाया और अपने शौहर से कहने लगी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वह घर जाना चाहती है। वह पूछता रह गया कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, लेकिन वो जा चुकी थी। अरम दुल्हन बनी शहरोज के बराबर में बैठी थी। हालांकि सिर्फ निकाह की बात हुई थी, लेकिन शहरोज ने कहा कि उसे रुखसती अभी चाहिए। ये सुनकर दोनों घर की फैमिलीज परेशान हो गईं। कहने लगे, इतनी जल्दी? हालांकि बात तो सिर्फ निकाह की हुई थी। हमारी बेटी तो अभी पढ़ना चाहती है। वह कहने लगा कि लेकिन मुझे अभी रुखसती चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपको ऐतराज होना चाहिए। जब निकाह हो गया तो रुखसती में क्या बात है। बाकी अगर आपकी बेटी को पढ़ने का शौक है तो मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी। बहरहाल जब लड़की वालों ने देखा कि शहरोज तो टलने को तैयार ही नहीं है, अपनी फैमिली की भी नहीं सुन रहा, तो वह लोग भी थोड़ा घबरा गए कि कहीं बात इतनी खराब न हो कि निकाह के 1 घंटे बाद ही उनकी बेटी को तलाक हो जाए, क्योंकि शहरोज के तासुरात कुछ अजीब से थे और अरम की जान निकली हुई थी।
वह तो पहले ही रिश्ते के लिए नहीं मान रही थी। उसकी माँ ने यह कहकर मनवाया था कि सिर्फ निकाह है, रुखसती हम 2-3 साल बाद ही करेंगे। और लड़का था कि जिद पकड़े बैठा था कि रुखसती लेकर ही जाऊंगा, वरना दूसरी सूरत में कोई भी इंतहाई कदम उठा लूंगा। हालांकि लड़के के वालिदैन उसे समझा के थक गए थे कि शहरोज तुम्हें हुआ क्या है, ये तुम क्या कह रहे हो, सब कुछ पहले से ही तय था, तो फिर ये सब। वह कहने लगा मुझे अपनी बीवी अपने साथ लेकर जानी है, जब वो मेरी बीवी बन चुकी है तो फिर बात मेरी चलेगी, दूसरों की नहीं चलेगी। न मैं आपकी सुनूंगा और न ही अपने ससुराल वालों की। अगर इन्हें अपनी बेटी बसानी है तो अभी रुखसत होकर, वरना दूसरी सूरत में मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे ख्याल से मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है। बात कुछ इस नियत की थी कि सबको ही इज्जत के लाले पड़ गए, इसलिए रुखसती करनी पड़ी। अरम के लिए सब कुछ हैरानक सा था, वह तो इन सब चीजों के लिए तैयार ही नहीं थी। लड़की वालों ने यह तक बात रखी कि जहेज की अभी उन्होंने कोई तैयारी नहीं की। शहरोज कहने लगा मेरे कमरे में सब कुछ मौजूद है, बाकी का जो कुछ आपने देना होगा वह आपकी मर्जी है, दे या ना दे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। बहरहाल रात के 2 बजे चुके थे, लेकिन वह अपनी बात पर अटल उसकी रुखसती करवाए बगैर यहाँ से नहीं जाएगा। उसने निकाह उसकी खूबसूरती की वजह से भी किया था, और दूसरी वजह जुबैदा का मारा गया थप्पड़ वो भूला नहीं था, इसलिए चाहता था कि बदला उसकी बहन से लेगा। उसकी बहन तड़पेगी तो जुबैदा भी तड़पेगी। जैसे ही अरम रुखसत होकर शहरोज के घर पर आई तो उसकी भाभी ने उसे शहरोज के कमरे में जाकर बैठा दिया। कमरा कुछ बिखरा हुआ था, तौलिया कहीं गिरा हुआ था, जो कपड़े वह बदल कर गया था वह भी इधर उधर पड़े हुए थे, क्योंकि प्री प्लानिंग नहीं की गई थी। बस वहां जाकर जुबैदा का मारा हुआ वह थप्पड़ दोबारा से अपने रुखसार पर महसूस होने लगा, इसलिए उसने जिद करके रुखसती ले ली। उसकी भाभी ने जल्दी से तौलिया उठाया, वॉशरूम में जाकर टांगा, उसके कपड़े उठाने लगी। कहने लगी यह लड़का भी पता नहीं क्या है, इसकी कोई भी कुल सीधी नहीं है। एकदम से ही रुखसती का शोर मचा दिया। क्या कुछ सोचा था हम लोगों ने कि सबसे छोटा देवर है, धूमधाम से शादी करेंगे, लेकिन अजीब अफरातफरी डाली है इस लड़के ने कि समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। जल्दी से उसकी भाभी ने कमरे की हालत को कुछ दुरुस्त किया, उसके धोने वाले कपड़े लेकर बाहर चली गई। अरम तो अभी तक बैठी थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। अभी तो मियाँ बीवी के रिश्ते को भी ठीक से नहीं जानती थी। उसे तो यही था कि अभी 17 साल की है, 3 साल तक ही उसकी रुखसती होगी जब वह 20 साल की हो जाएगी। लेकिन यह नहीं सोचा था कि उसका शौहर एक दिन का भी सब्र नहीं करेगा। रात के 2 बजे उसे रुखसत करवा कर ही लेकर आया था, और अभी रात के 2:30 रहे थे। न कोई रस्में हुई, नहीं उसने अपनी शादी को इस तरह से एंजॉय किया जैसे करना चाहिए था। उसने तो सोचा भी नहीं था, उसने तो निकाह के इवेंट को भी ठीक से एंजॉय नहीं किया था। बस निकाह हुआ तो शहरोज ने रुखसती की रट लगा दी। बामुश्किल ही सबने खाना खाया था। उसकी तो बड़ी बहन जुबैदा और बहनोई तक शामिल नहीं थे, और यह सब तमाशा लग गया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या करें और क्या ना करें। अभी वह यही सोच रही थी जब बाहर से शोर की आवाज उठी। इम्तियाज सब अपने बेटे पर जोर से दहाड़े थे। ये क्या तमाशा लगाया है, तुमने भरी बिरादरी में हमें शर्मिंदा करके रख दिया। शहरोज कहने लगा मैंने क्या गलत किया है, क्या भागकर शादी की है, वही की है जहां आप लोग चाहते थे। उसकी वालदा कहने लगी जी नहीं, रिश्ता तुम्हारी मर्जी पर हुआ है, तुम्हारी जिद्दी थी कि इसी लड़की से शादी करनी है। मैंने तो कहा था ये लड़की छोटी है, उसके घरवाले इतनी जल्दी रुखसती के लिए नहीं मानेंगे। शहरोज कहने लगा तो हो गई न रुखसती, मान लिया न उसके घरवालों ने, आ गई वो मेरे घर पे, बात खत्म हो गई। शहरोज के बड़े भाई कहने लगे बात खत्म नहीं हुई,
बात तो अभी शुरू हुई है। शादी इस तरह से होती है जैसे तुम्हारी हुई है। तुमने तो निकाह के इवेंट को भी बर्बाद करके रख दिया। ऐसी जिद बांधी कि वह लोग रुखसती करने पर मजबूर हो गए। अंदर बैठी लड़की इस वक्त इस बात पर परेशान होगी कि उसके साथ हुआ क्या है। ये क्या तमाशा लगाया तुमने? क्या कुछ नहीं अरमान थे हमारे? तुम सबसे छोटे थे। बहुत कुछ तुम्हारी शादी के हवाले से हमने सोच रखा था, लेकिन क्या किया तुमने? उसके बड़े भाई ने उसे डांटा था। वो कहने लगा, फैजान भाई प्लीज, जो होना था न वो हो गया। उसके वालिद कहने लगे, यही तो पूछ रहा हूं कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसी भी तुम पर कौन सी आफत आ गई थी कि तुम्हें रुखसती की आग लग गई? हालांकि ये पहले से तुम्हें पता था कि सिर्फ निकाह है। अगर तुम्हारा कुछ ऐसा इरादा था तो हमें पहले बता देते। हम कम से कम अरम के घरवालों के सामने शर्मिंदा तो न होते। वह कहने लगा, बस दुल्हन बनी वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए मेरा दिल नहीं माना कि उसे अकेला छोड़कर रात गुजारूं। जो बात शहरोज ने बताई थी उसके वालिद नजरें चुरा के रह गए। बेटे की बेशर्मी पर अफसोस हुआ था। बाहर खड़ी उसकी भाभियां शर्म से कमरों में आ गई थीं और उसकी वालदा तो आंखें फाड़े बेटे की बेशर्मी को सुन रही थी। कहने लगी, इम्तियाज दफा करें इसे। ये शुरू से ही ढीठ है, बदतमीज है, बेहरिया है। इसे इतना भी एहसास नहीं कि कौन सी बात माँ बाप के सामने करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। इम्तियाज साहब का तो बस नहीं चल रहा था कि उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारे। कितनी ढटाई से वह बेशर्मी का इर्तिकाब कर रहा था। वो कहने लगा, तो आप लोगों को शर्म नहीं आती? मुझसे यह पूछते हुए जाहिर सी बात है उसे रुखसत करवा के क्यों लाया हूं मैं? मेरे बड़े भाई रुखसत करवा के क्यों लाते हैं अपनी बीवियों को? उनकी शक्ल देखने के लिए तो नहीं लाए थे ना। शहरोज को तो जैसे एहसास ही नहीं था कि वो क्या बोले जा रहा है। इम्तियाज साहब कहने लगे, बस अपना मुंह बंद रखो और जाओ, दफा हो जाओ अपने कमरे में। शहरोज तो इसी बात का मुंतजिर था। जब वह अपने कमरे में आया तो उसे अंदर आता देखकर जितनी नर्वस अरम थी वही जानती थी। वह अपने कमरे में आया तो उसे अंदर आता देखकर जितनी नर्वस अरम थी वही जानती थी। वह सिमटकर बैठी थी। बड़ी जोर से शहरोज ने दरवाजा बंद किया था और फिर कुंडी लगाई थी। अरम को लगा जैसे उसका दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर मसला हो। उसे लगा जैसे उसके गले में और पेट में गांठें सी पड़ने लगी थीं। उस वक्त तो वह बुरी तरह बदहवास थी और नब्ज थी। आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। एक तो उसकी उम्र में और शहरोज की उम्र में 6-7 साल का फर्क था। वह जुबैदा से भी 2 साल बड़ा था। बड़े गुस्से से वह इसके पास आकर बैठा था। वह भी बिस्तर पर मुकम्मल धड़ाम से कि वह उछल के रह गई थी। फौरन से पीछे हटने लगी, फिर चोर नजरों से उसे देखने लगी। शहरोज उसे गुस्से से देख रहा था। कहने लगा, बहुत बुरा लग रहा है ना तुम्हें? वक्त से पहले रुखसत होकर यहाँ मेरे सामने बैठना। अरम को समझ नहीं आ रही थी कि जवाब क्या दे। वह तो बुरी तरह काँप रही थी क्योंकि सामने बैठा उसका शौहर उसे बड़े गुस्से से देख रहा था। बड़े कड़े तेवरों से उससे बात कर रहा था। जरा भी नरमी और लचक नहीं थी उसके लहजे में। वह कुछ ना बोली तो शहरोज ने उसकी कलाई पकड़ी थी। हाथ बर्फ के मानिंद ठंडे थे, लरज रहे थे। उसकी कैफियत को वह देखकर समझ चुका था, लेकिन जानबूझकर बेहिसी का मुजायरा कर रहा था। बोलो, चुप क्यों हो? वह सख्त लहजे से बोला था कि अरम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह अपना हाथ उससे छुड़वाने लगी। कलाई में पहनी कई सुरख चूड़ियां टूटी थीं, लेकिन उसके हाथ की गिरफ्त और भी मजबूत हुई थी। कहने लगा, ओहो, तो नखरे दिखाओगी तुम मुझे? लेकिन क्या है न जाने मन, मेरा कोई मूड नहीं है तुम्हारे नखरे देखने का। यह कहकर उसने अरम को सोचने समझने का मौका भी नहीं दिया था। उसे खींचकर अपने ऊपर गिराया था और वह किसी कटी पतंग की तरह उसके हिसार में मुकीद हो गई थी। उसके कांपते होठ देखकर वह पागल सा हुआ था। दुल्हन के रूप में वह वैसे भी क़यामत ढा रही थी। उस पर खौफ, डर,
बदवासी के मिले जुले तासुरात उसे मजीद होशुबा बना रहे थे। वह शहरोज के हिसार में कसमसा रही थी, लेकिन वह अगले ही लम्हे उसे अपने नीचे कर चुका था और खुद उसके ऊपर आ चुका था। अभी तक उसने जेवर पहने हुए थे, उसके जेवर भी उसने उतारने की जहमत नहीं की थी और उसके होठों को अपनी दस्तरस में ले चुका था। अरम तो सोच भी नहीं सकती थी कि शहरोज ऐसी हरकत भी कर सकता है। ऐसा तो कोई नहीं करता। पहली रात शौहर बीवी को एतमाद में लेने की कोशिश करता है। पहले हल्की फुल्की बातें करता है, तकल्लुफ की दीवार गिराने की कोशिश करता है, फिर इसका हाथ छूकर यह जानने की कोशिश करता है कि क्या वह ज़हनी तौर पर कुछ तैयार भी है कि नहीं। आधी रात तो बातों में ही गुजर जाती है, बीवी को रिश्ते की नीयत बताने में ही गुजर जाती है, ताकि वह नर्वस न हो, घबरा न जाए। एक अनोखा सा रिश्ता होता है। दो अजनबी एक ही रात में इस कद्र करीब हो जाते हैं कि एक किल्ब दो जान दोनों के दिल एक साथ धड़कते हैं। लेकिन यह सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ही होता है। मुंह दिखाई का तोहफा दिया जाता है, प्यार मोहब्बत की बातें की जाती हैं, ताकि बीवी ज़हनी तौर पर कुछ तैयार हो सके, सोच समझ सके। लेकिन शहरोज ने तो इतनी भी मोहलत नहीं दी थी। उसके होठों को अपनी दस्तरस में ले शिद्दतें बढ़ाने लगा। उसके जेवर उसने शिद्दत जज्बात से उतारे थे। उसके हाथों में जरा सख्ती थी। वह प्लीज प्लीज कर रही थी कि शहरोज आहिस्ता, मुझे दर्द हो रहा है। कानों के आवेजे जब उसने बड़ी बेदर्दी से उतारने शुरू किए, क्योंकि जज्बात बेकाबू हो चुके थे। बर्दाश्त नहीं हो रहा था, जी जा रहा था कि उसके अंदर समा जाए। अभी से दर्द हो रहा है मेरी जान को, पता भी है दर्द क्या होता है। दर्द तो अभी शुरू होगा, मगर जानेमन दर्द में ही मजा है। वह इसका जेवर उतार चुका था। एयर कंडीशनर में भी अरम पसीने से शराबोर थी। शहरोज अपने और उसके ऊपर कम्फर्ट ले चुका था। फिर अरम रोए जा रही थी। वह तो इस रिश्ते से वाकिफ तक नहीं थी, और उस पर शहरोज की शिद्दतें, वह उसे बख्शने के मूड में नहीं था। सुबह के 7 बज चुके थे और वह हाथ जोड़कर उससे पनाह मांग रही थी, रो रही थी, बिल्कुल बेहाल हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से बिस्तर पर रखे लिहाफ को खुद पर लपेटकर खड़ी होकर वॉशरूम जाने लगी, लेकिन वह फिर भी उसकी कलाई खींचकर अपने ऊपर गिरा चुका था। कहने लगा, किससे पूछ के नहाने जा रही हो? मैंने तो इजाजत नहीं दी। वह रोने लगी, कहने लगी, मुझे छोड़ दो वरना मैं मर जाऊंगी। कहने लगा, तुम मर जाओ, लेकिन मेरा तो दिल नहीं भरा। मैं शाम 5 बजे से पहले तुम्हें बख्शने के मूड में नहीं हूं। ये सुनकर वह सिसकियों से रोई थी, हाथ जोड़े थे उसके सामने। कहने लगी, प्लीज प्लीज शहरोज। लेकिन 7वीं बार जब शहरोज ने अपनी मनमानी की तो वह मौके पर ही बेहोश हो चुकी थी। उसे यूं बेसुध और बेहोश देखकर शहरोज के होश उड़ गए थे। सारी की सारी खुमारी उड़नछू हुई थी। वह एकदम से उठ के बैठा था। उसके रुखसार थपथपाने लगा। अरम अरम फौरन से उठो। वह सच्चे मायनों में परेशान हुआ था। जल्दी से अपनी शर्ट पहनकर बटन बंद करने लगा। समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। पूरी चादर सुरख हो चुकी थी और जिस बेहिजाब हुलिये में वह बेहोश थी वह किसी को बुला भी नहीं सकता था, और उसके माँ बाप तो शायद उसे छोड़ते नहीं। उसने जल्दी से जग से पानी गिलास में डाला और छींटे अरम के मुंह पर मारने लगा, लेकिन उसे होश ही नहीं आ रहा था। दिन चढ़ आया था। अब अगर वह उसे छुपकर हॉस्पिटल में लेकर जाता तो कोई न कोई जाग रहा होता, वरना मुलाजमीन बता देते। बड़ी मुश्किल से उसने अलमारी खोलकर अपना ट्राउजर टी शर्ट निकाला, क्योंकि वह तो सिर्फ उरूसी लिबास में आई थी। बकायदा शादी तो हुई नहीं थी कि उसके कपड़े अलमारी में होते, इसलिए उसे अपना ट्राउजर शर्ट पहनाया था। उसे गोद में उठाकर सोफे पर लिटा दिया। जल्दी से बिस्तर की चादर को लपेटकर अलमारी के निचले खाने में रखकर अलमारी बंद की। दूसरी चादर बिछाई, लेकिन बहुत बदहवास था, क्योंकि एक ही रात में उसकी रंगत पीली पड़ चुकी थी और अभी भी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसे डर था कहीं सोफे पर भी सुरख निशान न पड़ जाए।
अपने जज्बात में इस कद्र अंधा हो गया था कि बीवी के साथ हद से ज्यादा ही तजावुज कर बैठा था। यह तक लिहाज नहीं किया कि 17 साल की है, नाजुक है, कमजोर सी लड़की है। अब सर पकड़े बैठा था कि करें तो क्या करें। बहरहाल कमरा खोल के बाहर गया। मुलाजमा किचन में थी। उसकी वालदा भी उठ चुकी थी। सुबह सुबह शहरोज को कमरे से बाहर देखकर कहने लगी, क्या हुआ? तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए? फिर बेटे के चेहरे पर छाई बदहवासी देखकर वह कुछ शशोपंज में मुब्तला हुई थी। कहने लगी, क्या बात है शहरोज? उनका यह कहना था कि शहरोज ने माँ का हाथ पकड़ा और कमरे में ले गया। कहने लगा, पता नहीं इसे क्या हो गया, अम्मा ये बेहोश हो गई है। ये सुनकर और देखकर उसकी गर्दन पर चेहरे पर अपने बेटे की शिद्दतों के निशान देखकर उनका जी चाहा कि एक थप्पड़ उसके मुंह पर लगा दें। जरा लिहाज नहीं था उसे। उन्होंने अरम को होश में लाने के लिए उसे हिलाया झुलाया, फिर डांटने लगी। कहने लगी, शहरोज ये क्या किया है तुमने इसके साथ? तुम जानते थे न वह कितने साल की है। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी नहीं माफ करूंगी। यह कहकर उन्होंने जल्दी से मुलाजमा को बुलवाया। कहा कि ड्राइवर से बोलो गाड़ी निकाले। शहरोज ने खुद ही उसे गोद में उठा लिया, गाड़ी की पिछली निशिस्त पर बिठाया, अपनी वालदा के साथ उसे हॉस्पिटल ले गया। जल्दी से उसे स्ट्रेचर पर लिटाया गया था और उसे लेबर में ले जाया गया। उसकी वालदा उसे ही घूर घूर के देख रही थी। जब कुछ देर बाद ही लेडी डॉक्टर ने कहा कि यह क्या हुआ इसके साथ? क्या किसी ने रेप किया है? बहुत ही गैर इंसानी सलूक किया गया है इसके साथ। ये सुनकर शहरोज की वालदा ने उसे यूं देखा था जैसे नजरों से ही मार डालेंगी, और वह शर्मिंदा सा नजर चुराने लगा था। वह कहने लगी, इसका शौहर है, रात को ही शादी हुई है इसकी, इससे पूछें जो पूछना है। ये सुनना था कि लेडी डॉक्टर ने बड़े गुस्से से शहरोज की तरफ देखा और वह नजरें उठाने के काबिल नहीं रहा था। जो कुछ हुआ था अच्छा नहीं हुआ था। लेडी डॉक्टर कहने लगी, आप इंसान हैं या जानवर? आपको पता है आपकी बीवी इस वक्त मौत और जिंदगी के दौराहे पर खड़ी हो चुकी है। जल्दी से ब्लड का इंतजाम करें वरना वह मर जाएगी। ये सुनकर शहरोज की जान निकली थी। फटाफट से अपने दोस्तों को फोन करने लगा कि उसे ब्लड अर्जेंट चाहिए। फिर अपने ब्लड का भी सैंपल दिया। इत्तिफाक था कि उसका ब्लड ग्रुप और अरम का ब्लड ग्रुप एक था। उसने डॉक्टर से कहा कि आप फौरन से मेरा ब्लड दे दें, लेकिन उसे कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर कहने लगी, रात को एहसास नहीं था। आपने लड़की की उम्र देखी है, वह महज 17 साल की है। अभी तक उसे होश नहीं आ रहा। पता नहीं क्या क्या है आपने रात भर कि वह बेहोशी के आलम में भी चिल्ला रही है। बार बार कह रही है कि मुझे हाथ मत लगाओ, बस कर दो, मैं मर जाऊंगी। क्या बीवी सिर्फ एक रात के लिए मैसर हुई थी? दोबारा बीवी के साथ मौका नहीं मिलना था। शहरोज नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा था। बहरहाल जल्दी से उसका ब्लड उसे फौरन से लगाया गया। एक बिस्तर पर वह लेटा था, दूसरे पर अरम अभी भी हाय हाय कर रही थी। नीम गुनूदगी में भी ये कह रही थी कि शहरोज प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगी। उसकी आंखों के किनारे से आंसू गिर रहे थे, उसका तकिया भिगो रहे थे। वह गुनूदगी में भी यूं चिल्ला रही थी जैसे रात को सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन वह अपनी मनमानियों में उसकी सुनी ही कब रहा था। लड़कपन से शादी का जो जुनून सवार होना शुरू हुआ था, एक ही रात में उस पर निकाल रहा था। फिर जुबैदा का थप्पड़ याद आ गया तो शिद्दत में और इजाफा होने लगा। कसूरवार वह भी नहीं थी, गलत वह था। शादी का मतलब बेशर्मी और बेगैरती नहीं होता जिसका वह इर्तिकाब कर रहा था, और उसी की सजा उसने उसकी बहन को दी जो बिल्कुल बेकसूर थी। कसूर जुबैदा का भी नहीं था। उस वक्त उसकी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। सर पर सवार जुनून उतर चुका था और वह लड़की अभी भी बेजान वजूद के साथ लेटी हुई थी जो उसके जुनून का निशाना बनी थी। कोई गैर तो नहीं, उसी की बीवी थी।
एक तो जबरदस्ती रुखसती करवा के लाया और अब उसे इस हाल में पहुंचा दिया था। उसकी वालदा तो उसके माँ बाप को फोन करने लगी थी, लेकिन उसने हाथ जोड़ के मिन्नत की थी कि अम्मा प्लीज किसी को कुछ मत बताइए। वह कहने लगी क्यों न बताओ, ताकि तुम जानवर बनकर उनकी बेटी को मार डालो। बहरहाल एक खून की बोतल वह दे चुका था जब लेडी डॉक्टर ने आकर उसकी ड्रिप उतारनी चाहिए। वह कहने लगा क्या हुआ, क्या ब्लड की जरूरत खत्म हो गई? वह कहने लगी नहीं, लेकिन अब आप मजीद ब्लड नहीं दे सकते, यह आपके लिए नुकसानदेह है। वह कहने लगा मेरी परवाह मत करें, प्लीज आप उसे बचा लें, उसे जितना ब्लड चाहिए आप उसे लगा रहने दें। वह कहने लगी यह आपके लिए ठीक नहीं है। वह कहने लगा मेरे लिए क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, प्लीज मुझे ये नहीं सुनना, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। नर्स कमरे से बाहर जा चुकी थी। उसने रिपब को कुछ तेज किया था ताकि अरम की जान बच सके। अब उसे चक्कर से आने लगे थे। तभी तेज कदमों से लेडी डॉक्टर अंदर आई। कहने लगी ये क्या कर रहे हैं आप? आपसे कहा है न, इससे ज्यादा ब्लड आप नहीं दे सकते। वह कहने लगा आप मेरी फिक्र छोड़ दें, बस उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। रात भर में थक तो वह भी बहुत गया था, लेकिन अंदर कमजोरी भी महसूस हो रही थी। लेकिन बस दिमाग पर छाया जुनून कम होने का नाम नहीं ले रहा था, जो किसी जमाने में गैरिक ला की फिल्में देखकर भर चुका था। समझता था कि औरत शायद इसलिए बनी हुई है कि उसके साथ जो मर्जी करते चले जाओ, उसे कुछ नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है, वह इंसान है और इंसान ही होती है जब तक उसका दोस्त न आ गया। वह उसे इतना खून दे चुका था कि वह खतरे से बाहर थी। बाकी का ब्लड उसके दोस्त ने दिया। वजह पूछने लगा तो कहने लगा बस ऐसे मेरी बीवी सीढ़ियों से गिर गई थी, इसलिए चोट आ गई। जैसे ही उसका दोस्त ब्लड देकर चला गया तो कुछ ही कदम चला था कि बड़ी जोर का चक्कर खाकर गिरा था। यह देखकर माँ का दिल तड़प उठा। जल्दी से उसको पकड़कर उठाने लगी। कुछ नौजवान वहां मौजूद थे जो उसे कुर्सी पर बिठा चुके थे। जल्दी से उसे जूस पिलाया। वालदा का गुस्सा तो खत्म हो चुका था, उन्हें अपने बेटे की पड़ गई थी। लेडी डॉक्टर ने कुछ ताकत के इंजेक्शन लगा दिए और अच्छी खुराक खाने का मशवरा दिया। कुछ तबीयत उसकी संभल गई थी, लेकिन अरम को दोपहर को जाकर होश आया था और उसके कमरे में उस वक्त उसकी सास और शहरोज ही उसे अपने सामने नजर आए थे। शहरोज को देखकर वह बुरी तरह डर गई थी। हाथ में अभी भी ड्रिप लगी हुई थी। वह फौरन से उठकर बैठने की कोशिश करने लगी। उसकी सास उसके पास आई। कहने लगी कि बेटा लेटी रहो। कहने लगी नहीं, मुझे मेरी अम्मा के पास जाना है, प्लीज आंटी आप मुझे मेरे घर पहुंचा दें। यह कहते हुए वह फूट फूट के रोने लगी। उसकी सास उसे चुप करवाने लगी। कहने लगी हाँ मैं तुम्हें भेज दूंगी, लेकिन वह रोए जा रही थी। नहीं आप अभी बुलाए, अभी मेरी अपिया को बुलाए, मुझे मेरी अम्मा के पास जाना है, मुझे मेरी अम्मा के पास जाना है। शहरोज को देख के यूं खौफजदा थी कि जैसे पता नहीं वह कोई भूत है या उसे खा जाएगा। जैसे ही शहरोज सोफे से उठकर उसके पास आया, वह फौरन से अपनी सास के साथ लिपट गई। प्लीज आंटी प्लीज इन्हें कहें यहाँ से चले जाए। वह ज़हनी तौर पर अपसेट हो चुकी थी। उसकी वालदा ने कहा शहरोज जाओ, कमरे से बाहर जाओ, अब नहीं आना। वह फौरन कमरे से बाहर जा चुका था। अपने आप पर गुस्सा आने लगा था कि क्या कर बैठा था वह। अंदर से अरम के रोने की सिसकियों की आवाजें आ रही थीं। उसकी सास बार बार उसे समझा रही थी, बेटा अभी घर चलो, 3-4 दिन बाद चली जाना। देखो एकदम से तो यह सब ठीक नहीं लगता ना। लेकिन वह एक ही बात कह रही थी, नहीं मुझे अपने घर जाना है। कहने लगी मैं तुम्हें अपने कमरे में रखूंगी, तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। लेकिन वह रोए जा रही थी। एक इज्जत थी कि उसे अपनी अम्मा के पास जाना है।
मजबूरन फैजा बेगम ने अरम की वालदा को फोन किया। दोनों फौरन से हॉस्पिटल पहुंच गईं। अपनी मां के साथ लग के वह रोए जा रही थी। लेडी डॉक्टर ने सारी बात बता दी थी। ये सुनकर वह लोग अरम को लेकर अपने घर चले गए। शहरोज बहुत शर्मिंदा था। उसके वालदैन, भाई भाभियां उसी को बुरा-भला कह रहे थे कि उसने अच्छा नहीं किया। ये तो वह भी जान गया था कि उसने अच्छा नहीं किया। उसे तो लगा था कि चंद रोज बाद माफी मांगकर अरम को वापस ले आएगा, लेकिन चंद रोज बाद उसके पास खुला का लेटर अदालत की तरफ से पहुंच गया था। जब घरवालों ने देखा तो कहने लगे, देख लिया तुमने अपनी जल्दबाजी और जज्बातियत का नतीजा। वह कहने लगा, मैं उससे माफी मांग लूंगा अम्मा, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। उसकी वालदा कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है वह अपनी बेटी तुम्हारे साथ भेजेंगे? उनकी जगह मैं भी होती तो यही करती। कभी भी तुम जैसे इस शख्स के साथ अपनी बेटी को दोबारा नहीं भेजती। पहली बार वह फूट फूट के रोया था। हाथ जोड़कर अपने माँ बाप से माफी मांगी थी कि उससे गलती हो गई। खुदा के लिए उसके साथ चलें और अरम को वापस ले आएं। लेकिन उसके वालदैन तो बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। शहरोज अपने वालदैन के साथ उनके घर पर पहुंच गया था, लेकिन उन्होंने बात सुनने से इनकार कर दिया। कहने लगे, हमारी बहुत बड़ी गलती थी जो हमने अपनी इज्जत के बारे में सोचा, बेटी के बारे में नहीं सोचा। अपनी इज्जत के खातिर आपके इस जानवर जैसे बेटे से अपनी बेटी की रुखसती ही करवा दी। हमें पता होता तो हम उसी वक्त तलाक लेते, वही मुनासिब था। उसके माँ बाप भी रोए जा रहे थे, बहुत परेशान थे, और जुबैदा बड़ी नफरत से उसे देख रही थी। कह रही थी, बाबा हम अरम को कभी भी इस शख्स के साथ नहीं भेजेंगे। शायद जुबैदा को यह लग रहा था कि उसने बदले के तौर पर अरम को इस हाल तक पहुंचाया है। अगर वह ऐसा समझ रही थी तो इतना गलत भी नहीं समझ रही थी। शहरोज ने सबके सामने हाथ जोड़े थे। कहने लगा, मुझे बस एक आखिरी मौका दे दें, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगा। अपनी हर गलती काला करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं इसे छोड़ नहीं सकता। प्लीज मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई। उसके वालदैन कहने लगे, ये गलती है, क्या तुम्हें लगता है इस गलती की माफी होनी चाहिए? बहरहाल उसके घरवालों ने उसकी एक न सुनी। वह मायूस होकर वापस आ गया। वह कई बार दोबारा माफी मांगने गया था। कह रहा था कि जब तक आप लोग माफ नहीं करेंगे, मैं आना बंद नहीं करूंगा। एक बार उसकी वालदा ने तंग आकर कहा कि अरम तुम्हारे नाम से डरती है। मेरी बच्ची ज़हनी तौर पर पागल हो गई है। तुम आते हो तो कमरा बंद करके लॉक करके कोने में छुप जाती है। जब तक उसे ये पता होता है कि तुम घर पर हो, वह कमरे से बाहर नहीं निकलती, खाती पीती नहीं है। तुमने एक रात में मेरी बच्ची को पागल कर दिया। कैसे मैं इसे तुम्हारे हवाले कर दूं, जो तुम्हारे नाम से भी डरती है? वो खुद भी रो रहा था, हाथ जोड़ के कह रहा था, बस एक बार और मेरी अरम से बात करवा दें, मैं उसे मना लूंगा, मैं उससे माफी मांग लूंगा। एहसास हो रहा था कि उसे किस तरह से बीवी के साथ ट्रीट करना चाहिए था और उसने क्या किया था। सोचने का मौका तक तो नहीं दिया था उसे। उसके सामने मियां बीवी के रिश्ते को जिस तरह से उसने दिखाया था, कोई भी लड़की होती उसका यही रिएक्शन होता। उसकी वालदा कहने लगी कि ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दे देती हूँ। अगर वह मान गई तो ठीक है, वरना तुम यहाँ से जा सकते हो। वह उसे अरम के कमरे के बाहर ले गई, दरवाजे पर दस्तक दी। कहने लगी, बेटा वह जा चुका है, तुम्हारे कमरे में नहीं आएगा। तभी दरवाजा खुला था, आंखों से आंसू बह रहे थे। जैसे ही अरम ने दरवाजा खोला तो सामने ही शहरोज को देखकर वह डर के चीखें मारने लगी। वह उसके पास आ गया, कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। लेकिन वह डर रही थी, चिल्ला रही थी कि नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम मुझे मार डालोगे। वह कहने लगा, अरम प्लीज खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा, तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। लेकिन वह उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी, बहुत ज्यादा डर गई थी। जब उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी
खुद भी रोने लगा। इस बार अरम चुप हुई थी। फूट फूट के घुटनों के बल बैठ के वह रो रहा था। उसके सामने हाथ जोड़े हुए थे। कहने लगा, गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें वक्त चाहिए, मैं तुम्हें वक्त देने को तैयार हूं। तुम आगे पढ़ना चाहती हो, तुम पढ़ लो। यहां रहना चाहती हो, तुम रह लो। खुदा के लिए तलाक मत मांगो। मैं तुम्हारी खातिर अपने आप को बदल डालूंगा। अरम की वालदा को भी यही ठीक लगा। वह चुपचाप उसे देख रही थी। आंसू बह रहे थे। वह भी हाथ जोड़े रोए जा रहा था। फिर वहां रुका नहीं, चला गया। 3 साल में अरम अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी थी और अब बकायदा से रुखसत होकर दोबारा से शहरोज के कमरे में बैठी थी। लेकिन फिर से वही रात याद आने लगी। लेकिन जब वह कमरे में आया तो बहुत शर्मिंदा था। उसके सामने बैठकर हाथ जोड़कर दोबारा से माफी मांगी थी। 3 सालों में उसे एहसास हो गया था कि उसने क्या गलती की। अपने रब के हजूर भी रो रो के माफी मांगी थी। ये समझ में आ गया था कि जज्बात जब तंग करें तो नमाज का सहारा लेना चाहिए। जुनून सवार नहीं करना चाहिए। वह नमाज का पाबंद हो चुका था। हुलिया भी बदल चुका था। बड़े प्यार से और मोहब्बत से उसने दोबारा से अरम से इस रिश्ते की इब्तिदा की थी और उसका खौफ भी दूर किया था।